तो रजनीश सिन्हा की इस रिपोर्ट से ये तो जाहिर हो गया कि बिहार में राजनीतिक गहमा गहमी लगातार तेज होती जा रही है। इसी गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास एक आणे मार्ग में आज एनडीए की बैठक बुलाई है। अब इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलचल जो है वो भी तेज हो गई है। एनडीए की बैठक में एनडीए के लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद से लेकर विधायक और एमएलसी समेत कई संगठन से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों ये बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई है, इतनी बड़ी बैठक क्यों बुलाई गई है? क्या आने वाले विधानसभा उपचुनाव में कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या बिहार में आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति पर मंथन होगा? तमाम सवालों के जवाब जानेंगे और इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल भी यहाँ पर मौजूद है। उन सबसे तारुफ आपका करा दूं, सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही साथ हमारे साथ चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से, और वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। और सबसे पहले सौरभ दुबे, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ये बैठक बहुत बड़ी हो जाती है जब जिला अध्यक्षों का नाम आता है। ऐसे में माना यह जा सकता है कि सब कुछ ठीक है या फिर रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है या फिर सब कुछ ठीक नहीं है? निश्चित रूप से सब ठीक है, तभी बैठक बुलाई गई है। और इस तरह की बैठकों से जो है निश्चित रूप से जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की जनता है और जो गठबंधन है, गठबंधन का धर्म है, उसको कहीं ना कहीं जो है सम्मानजनक तरीके से जो है उसमें बैठक में बातचीत करके आपस में समन्वय बनाने का कार्य किया जाता है। तो मुझे लगता है इस बैठक को जो नीतीश कुमार जी ने बुलाई है और ये एनडीए की बैठक है, इसके अंदर तमाम जो है विधायक, सांसद से लेकर के तमाम पदाधिकारी, जो पार्टियों के पदाधिकारी हैं, उनको भी रहने को कहा गया है। तो पार्टी के पदाधिकारियों के रहने का मतलब ये है कि आपका जो आने वाला चुनाव है निश्चित रूप से उस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जो चुनाव होते हैं उसके अंदर जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जो तैयारियां हैं वो चूंकि अगले वर्ष वहां पर चुनाव होने वाले हैं और ठीक एक वर्ष पहले से अगर इस पर काम करना शुरू कर रहे हैं गठबंधन के लोग, जो है पूरी पार्टियां जो है, दोनों पार्टियां मिल करके, जदयू और भारतीय जनता पार्टी, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आने वाला चुनाव है उसको लेकर के, और साथ ही साथ जो लगातार जो है अभी जो सरकार चल रही है और उसके कई महत्वपूर्ण विषय होंगे, उस पर भी चर्चा होगी। डिप्टी सीएम भी उसमें रहेंगे। तो सीएम जो नीतीश कुमार जी हैं वो कहीं ना कहीं लोगों का दर्शन करेंगे और एक आपस में जो समन्वय बैठाने वाली बात होती है कि किस प्रकार से जो है आगे के मुद्दे लेकर के जाने हैं, किस प्रकार से जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनके लिए क्या योजना बनानी है, कि विकास कार्य जो हुए वो जनता के बीच अभी से जाने चाहिए। इसलिए कार्यकर्ताओं को, इसीलिए जो पदाधिकारी उनको बुलाया गया है कि जो नीतीश कुमार के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलकर के विकास के कार्यों को किया है, उन्होंने उसको घर घर तक पहुंचाने का उनका कार्य अब से शुरू कर देना चाहिए। चुनाव आते आते कम से कम जो है उनकी जो जमीनी स्तर पर पूरी लोगों से मुलाकात होगी, लोगों के पास पहुंचना होगा, विकास कार्यों के लिए चर्चा करनी होगी, वो कहीं ना कहीं अभी से शुरुआत होने में जो है वो इस बैठक का मतलब जो है मुझे पूर्ण रूप से वो दिखाई दे रहा है। हाँ, एक बात इसके अंदर जरूर है कि जिस प्रकार से लगातार जो है नीतीश कुमार जी पिछले 2 वर्ष पहले कहीं दूसरे गठबंधन में चले गए थे, वहां पर जो उनका लगातार अपमान किया गया था, उस अपमान के बाद जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा गठबंधन में आए हैं, कभी भी एक शब्द आपने नहीं देखा होगा कि कोई खींचतान हुई हो। इसको कहते हैं सम्मानजनक जो है गठबंधन धर्म निभाना, मतलब भारतीय जनता पार्टी का भी सम्मान और जदयू का भी सम्मान, नीतीश कुमार जी का भी सम्मान और अशोक सम्राट का भी सम्मान। तो इस तरह के अगर सम्मानजनक जो है गठबंधन होते हैं आपस के अंदर, तो उसका लाभ जनता को मिलता है, खींचतान नहीं होती है। क्योंकि हमने जहां जहां पर देखा है, कर्नाटक हो, जहां पर हिमाचल प्रदेश हो, जहां पर इनकी सरकारें हैं जिनके मंत्रियों के बीच में, मुख्यमंत्रियों के बीच में तनाव रहा है, वहां पर विकास के कार्य लगातार रुके हुए दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, उद्धव ठाकरे के और कांग्रेस के बीच में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। चलिए सौरभ, ऋषि मिश्रा के पास जाना चाहूंगी। ऋषि मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, कितना सहमत है आप, क्योंकि कह रहे हैं कि सम्मानजनक ये बैठक जो है, ये जो पूरा गठबंधन है उसमें सम्मान की बात होती है, सम्मान की बात के लिए बैठक की गई है या समन्वय बिठाने के लिए? क्योंकि धरातल पर क्या कुछ पार्टी में चल रहा है उसको लेकर जिला अध्यक्षों को बुलाना एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। देखिए, 2 प्रकार की आज बैठकें हैं। एक तो एनडीए की बैठक है एक अन्य मार्ग में, और लंच के बाद मुझे लगता है कि जेडीयू के तमाम विधायक, विधान पार्षद और सांसदों
और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों की भी बैठक है, क्लोज डोर मीटिंग है। नीतीश कुमार जेडीयू के भी एक अलग से बैठक बुला रहे हैं एनडीए की बैठक के बाद। ऊपरी तौर पे देखें तो लगता है कि जो बिहार में उपचुनाव है, कुछ सीटों पे उपचुनाव है, झारखंड में चुनाव है, झारखंड में भी जेडीयू चुनाव लड़ रही है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक रणनीति के तहत एनडीए की बैठक बुलाई गई है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि एनडीए में होते हुए भी नीतीश कुमार उस एनडीए के अगुवा हैं, मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के चेहरा हैं बिहार में। और जिस प्रकार से विगत एक हफ्ता में डेवलपमेंट हुआ है, जिस प्रकार से गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा सीमांचल में निकाला, आपने देखा कि ये अररिया से जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना है, हिंदू ही अररिया में रह सकते हैं। तो ऐसे बयानों से, और आपने परसों देखा होगा गिरिराज सिंह ने एक ऐसा बयान दिया था कि यदि मुसलमान आपको एक थप्पड़ मारे तो आप सब मिलकर उससे 100 थप्पड़ मारे। तो नीतीश कुमार की जो राजनीति की अपना स्टाइल रहा है, वो इस प्रकार के राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे तो जेडीयू ने अपने मैसेंजर कहने का अर्थ ये है कि जो जेडीयू बीजेपी के बीच में सेतु का काम करते हैं, उनके थ्रू पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है उनको ये मैसेज दिला दिया गया था कि एनडीए की सरकार है जहां जेडीयू की भागीदारी है और इस प्रकार की यात्रा का हम परमिशन नहीं दे सकते हैं। फिर भी गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा उन्होंने निकाला और प्रदीप सिंह का बयान आपने सुना। इससे खासे नाराज है नीतीश कुमार, और आज जो जेडीयू की जो क्लोज डोर मीटिंग होने जा रही है उसमें इस बात की चर्चा जरूर होगी और मुझे लगता है कि एनडीए की बैठक में भी चर्चा होगी। यदि कि इस प्रकार के राजनीति को आप आगे बढ़ाएंगे तो जेडीयू अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करेगा। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार काफ़ी नाराज हैं। नाराजगी का आलम ये देखिए कि बीजेपी के सांसद के विरुद्ध एफआईआर के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या डिसीजन लेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहेंगे। जो भी फैसला ये लेंगे ये विधानसभा चुनाव के बाद ही ले सकते हैं, चाहे वो बीजेपी फैसला ले या जेडीयू। चलिए चितरंजन गगन जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि इस बैठक की हम बात कर रहे हैं, गठबंधन में सत्ता में रहने के लिए गठबंधन सरकारें बना लेती हैं, लेकिन उसके बाद ऐसी अफवाहें भी उठती हैं, जैसा कि ऋषि जी भी कह रहे हैं कि सब कुछ पार्टी में ठीक नहीं है। ऐसे में इतनी बड़ी बैठक और उसके बाद जिला अध्यक्षों को बुलाना, क्या इसी बात का कहीं ना कहीं हिंट देता है कि सब कुछ ठीक नहीं है और एक सामंजस्य बिठाने के लिए इतनी बड़ी बैठक बुलाई गई है, क्योंकि उपचुनाव उसके बाद चुनाव? देखिए, पहली बार एनडीए में इस ढंग की बैठक हो रही है, जिसमें जिला अध्यक्ष को भी बुलाया गया है। घटक दल के सारे जिला अध्यक्ष भी आ रहे हैं, पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सब हैं। तो एक बात तो इतना निश्चित है कि गठबंधन है या केवल सत्ता के लिए गठबंधन, कोई सैद्धांतिक गठबंधन नहीं है। या गठबंधन केवल सत्ता का लाभ लेने के लिए, सत्ता का जो है सो उपभोग करने के लिए यह गठबंधन बना हुआ। इसीलिए निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में, जो निचले स्तर पर गठबंधन के दल हैं, उनके बीच में समन्वय कभी रहा ही नहीं। तो एक यह कारण है। दूसरा है कि जिस ढंग से बिहार में अफसरशाही हावी है, जनप्रतिनिधियों का नहीं सुना जाता है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी नैराश्य की भावना है। कार्यकर्ता जो हैं, चाहे वे किसी भी दल के हैं, वे काफ़ी आक्रोशित हैं व्यवस्था से। तो इस बैठक के माध्यम से उसको जो है सो साम्राज्य करने का प्रयास हो रहा है। एक चीज़ जो ऋषि जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि अब देखिए, मैंने जो कहा कि सत्ता के लिए ही यह गठबंधन, क्योंकि भाजपा का जो माने लाइन ऑफ एक्शन है और जनता दल जो कहती है, दोनों में काफ़ी फर्क है, दोनों में काफ़ी विरोधाभास है। और पिछले कुछ दिनों से जो भाजपा में गिरिराज सिंह की भूमिका हो या प्रदीप सिंह की भूमिका हो, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बगैर शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर ऐसा
कोई केंद्र सरकार का मंत्री या कोई पार्लियामेंट का मेंबर इस ढंग से बयान दे, ऐसा एक्शन करे, तो नीतीश जी जो हैं भी समाजवादी आंदोलन की उपज हैं और कहते हैं, हालांकि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को बढ़ाने में जितनी भूमिका नीतीश जी की रही, आज अगर बिहार में गिरिराज सिंह ऐसे बोल रहे हैं या भाजपा कोई सांसद या धमकी दे रहा है कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा, तो इसके लिए जो है निश्चित रूप से सीधे तौर पर नीतीश जी जिम्मेवार हैं। और यह तो लालू जी ऐसे नेता हैं इस बिहार में, और राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक शक्तियों को जो है सो उस रूप में, जैसे अन्य राज्यों में जिस ढंग से इनका मनोबल बढ़ा है या प्रसार हुआ है, इनका विस्तार हुआ है, बिहार में वह नहीं हो पाया है, उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं। जिस ढंग से धार्मिक सौरभ कितना सहमत है, क्या उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया? क्योंकि बेशक लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है दोबारा आएगी, लेकिन जो विपक्ष है उसकी तरफ से लगातार कह रहा है कि जादू तो तेजस्वी यादव का ही चलेगा, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का राग अलापने से कुछ नहीं होगा, और तेजस्वी यादव का जो एक नारा बड़ा चला है, कमाई और कार्रवाई कि वो कमाई और कार्रवाई की बात करते हैं, क्या आपको भी लगता है कि जो कह रहे हैं चितरंजन गगन जी कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं कि वो सब कुछ नहीं हो पाया जो होना चाहिए था? देखिए, चितरंजन गगन जी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो अपनी पार्टियों की बात कहेंगे जो उनकी पार्टी के लिए सही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सामान्य तौर पे जो सच्चाई है उसको ना ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं, ना ही चितरंजन जी कह रहे हैं। सच्चाई है कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं ऋषि मिश्रा जी की नाराज चल रहे हैं। हमने तो कभी नाराजगी नहीं देखी। आपने कभी देखी हो बताइए? मीडिया चैनल आप लोग तो विश्वसनीय सूत्र है, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो किसी चीज से नाराज हो तो बात समझ में आती है। रही बात बयानों की, बयान तो देखिए, अगर बयान तो जो है क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। जब एक व्यक्ति बोल रहा है जो उप मुख्यमंत्री के पद पे रहा है कि अगर मुसलमानों को आंख दिखाओगे तो हम आंख निकाल लेंगे, तो उसके बयानों के बदले में जो है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं जिनकी भावनाएं आंख हो रही है, वो अपना अपना बयान दे रहे हैं। इसमें तो कोई, इसमें क्या समस्या है भाई? अगर आप अपनी कट्टरता भरे बयानों से जो है बोलेंगे तेजस्वी जी, तो उसका रिप्लाई तो वहाँ के दूसरे पार्टी के लोग करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो जदयू के हों। इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, सरकार के अंदर तालमेल जो है उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे से तालमेल बना हुआ है। किसी प्रकार से कभी आपने देखा होगा जैसे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई श्रेय नहीं देते थे, नीतीश कुमार जी की वजह से सरकार बनी, उप मुख्यमंत्री बने, और वहां पर श्रेय सारा कहां लिया? खुद लिया। सौरभ जी, ऋषि मिश्रा जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, उनसे पूछ लेते हैं क्या रिएक्शन है। ऋषि जी, मुस्कुराने का कारण? देखिए, हो सकता है कि आप मेरे बातों पे विश्वास मत कीजिए। आपके जो ब्यूरो चीफ है रजनीश जी, उनसे इस चीज को आप कंफर्म कर सकते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे डेवलपमेंट से काफी नाराज है। जिस प्रकार से प्रदीप सिंह और जिस प्रकार से गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के मना करने के बावजूद भी यदि इस प्रकार के हिंदू स्वाभिमान यात्रा, और मैं एक पत्रकार होने के नाते भी मैं ये सवाल करता हूँ, ये कौन सा हिंदू स्वाभिमान यात्रा है? आप छपरा में 60 से 70 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए, वहाँ क्यों नहीं गए गिरिराज सिंह? मुजफ्फरपुर में अभी 2 दिन पहले चार लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से, वहाँ क्यों नहीं गए गिरिराज सिंह? मरने वाले सभी हिंदू थे। और नाराजगी का आलम ये है, अब वो दिल्ली से बैठ के ये बयान दे रहे हैं। हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं नीरज कुमार, जो जेडीयू के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके बयान को देख लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, प्रदीप सिंह एनडीए के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, सत्ता में उनकी भागीदारी है, उनके विरुद्ध एफआईआर के निर्देश क्यों दिए गए हैं? यदि सब कुछ सामान्य सा है तो सांसद को छोटा मोटा पद होता नहीं है। और गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, संविधान के शपथ लेके उन्होंने मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया है, और वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में लेने की बात करते हैं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो आप उसको 100 थप्पड़ मारिए। चलिए ऋषि, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं पटना से लाइव, जिनका जिक्र आप कर रहे थे। रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, फिलहाल हमारी जो बातचीत हो रही थी इसी लाइन पर हो रही थी कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक ये इसलिए बन जाती है क्योंकि जिला अध्यक्ष भी इसमें मौजूद रहेंगे। ऐसे में क्या माना जाए कि गठबंधन में सब सही है या फिर गठबंधन में कहीं पर फूट की हिंट मिल रहा है या बू आ रही है?
देखिए तमन्ना, दरअसल कोशिश ये है कि गठबंधन में सब कुछ सही रहे और गठबंधन में गांठ न पड़े, इसके लिए बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल साफ तौर पे जितने लोगों से मैंने बात किया, कई सांसद कई विधायक से बात हुई, अलग अलग दल की अभी जो लोग आ रहे हैं यहाँ मीटिंग में, और सब यही कह रहे हैं कि चुनाव के लिए तैयार हो रहने को कहा गया है। चुनाव नियत समय पर होंगे, लेकिन हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। सुगबुगाहट इस बात की है कि क्या कभी भी किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयारी के लिए कहा जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तमन्ना कह रहे हैं कि हम टिप्स लेने आए हैं नीतीश कुमार से कि हमको कैसे चुनावी रणनीति बनानी है, चुनाव में कैसे उतरना है। और तस्वीर भी आपको हम साथ में दिखाते जाते हैं। देखिए लगातार गाड़ियों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है, लगातार विधायक और सांसद यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। जो मेहमान हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग भी तब कह रहे हैं कि कई एजेंडों पर बात होगी, एजेंडे भी तय किए जाएंगे। और पिछले कुछ दिनों में जो गहमा गहमी अलग अलग मुद्दों को लेकर बिहार में रही है, चाहे बीजेपी की तरफ से बयान आते रहे हों, जेडीयू की तरफ से बयान आते रहे हों, विपक्ष जिस तरीके से घेरता रहा है, इन तमाम बातों को लेकर अब कोशिश ये होगी कि नीतीश कुमार एक लाइन सेट करेंगे कि किस लाइन पर चलना है, किन मुद्दों को लेकर चलना है, लोगों के बीच में कैसे जाना है, योजनाओं का जिक्र कैसे करना है, लाभुकों को लाभ मिल रहा है या नहीं, उसका फीडबैक कैसे लेना है, आने वाले चुनाव में क्या करना है, उपचुनाव में क्या करना है, और चुनाव के लिए हर वक्त कैसे तैयार रहना है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। 2 घंटे के आसपास से बैठक चलेगी और लगातार सभी के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार कभी भी किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार रहने कहेंगे कार्यकर्ताओं और नेताओं को? क्या एक बड़ी तैयारी एनडीए करना चाह रही है बैकड्रॉप में? आने वाले वक्त में बिहार में राजनीतिक परिस्थिति क्या रहेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है इसमें जितनी तलखी देखी जा रही है राजनीति में, ऐसे में मुझे लगता है कि हर तरह से कार्यकर्ताओं और नेताओं को तैयार रहने बोलेंगे नीतीश कुमार जी। बिल्कुल रजनीश, और देखिए जिस तरह से आपने बताया कि इस बैठक में रणनीति भी तैयार की जाएगी, रणनीति को लेकर आपसे मैं सवाल करूंगी चितरंजन गगन जी, आपकी पार्टी के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं उपचुनाव के बाद, क्योंकि विधानसभा चुनाव अगले साल 2025 में है, ऐसे में क्या कुछ आपके मुद्दे रहने वाले हैं ताकि इस बार जीत सुनिश्चित आप कर सकें? एक साथी कह रहे थे कि यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है नीतीश जी, जब उनके रिएक्शन का भी दिखाई पड़ता है क्या? लोग कहता है कि जैसे वो क्या करने वाले हैं, उनके दाहिना हाथ को भी पता नहीं रहता है कि बायां हाथ क्या करने वाला है। तो नीतीश जी नाराज हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि जो उनकी शैली रही है राजनीति की, निश्चित रूप से जीवन भर की कमाई उनकी जो है सो दाव पर लगी हुई है, जिस ढंग से भाजपा के नेताओं द्वारा पिछले दिनों जो हरकत बिहार में किया जा रहा है। तो इसलिए नीतीश जी क्या निर्णय लेंगे, कब निर्णय लेंगे, या रजनीश जी से पूछिए, वो बता सकते हैं। कोई नहीं बता सकता है कि हाँ कब क्या निर्णय लेंगे। आज बैठक हो रही है, कल जो है सो बहुत बड़ा निर्णय भी उनका सामने आ सकता है, एक चेतावनी के तौर पर भी कि साहब जो है सो जो गतिविधियां जिस ढंग से भाजपा के लोग कर रहे हैं, अगर ऐसी गतिविधियां होगी तो हम निर्णय लेंगे या कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए नीतीश जी क्या निर्णय लेंगे, क्या उनके मन में है, या कोई उसका भांपना बहुत आसान नहीं है। रहा सवाल आपने जो सवाल किया मुद्दों को, तो हमारे पास तो मैं तो जिन मुद्दों को लेकर 2020 में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने जनता के बीच में जाने का काम किया था, हम जो है सो भाई भाई में लड़ाई नहीं करना चाहते। हमारा सीधा मुद्दा है कि साहब जो है सो लोगों की रोजगार मिले, नौकरी मिले, कमाई की व्यवस्था हो, दवाई की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो। हम तो किसानों की हालत सुधारना चाहते हैं, नौजवानों को नौकरी देना चाहते हैं, लाखों पद रिक्त है बिहार में, उसके बाद माने नहीं उसको नौकरी मिल रही है। जिस ढंग से भूमि सर्वेक्षण के नाम पर भ्रष्टाचार खुलेआम जो है सो हर जगह देखिए भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त है। स्मार्ट मीटर के नाम पर जिस ढंग से लोगों का शोषण किया जा रहा है, खून चूसा जा रहा है, हमारे पास तो मुद्दे हैं। अब जो सत्ता में जो लोग हैं उन लोगों के पास में कोई जवाब नहीं है, और भाजपा जो राजनीति कर रही है इसीलिए भाजपा समझ रही है। आप देखिएगा एक चीज, रजनीश जी से पूछ लीजिए, कभी जो है सो एनडीए के नेता यह बताने का प्रयास किए कि 10 साल में उनकी उपलब्धि क्या रही, केंद्र में उनकी सरकार है क्या उपलब्धि रही? कभी यह बताने का प्रयास किए कि 20 साल से जो उनकी सरकार बिहार में क्या उनकी उपलब्धि रही? वह जो है सो हर बात के लिए विपक्ष से सवाल करते हैं। यह राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई है जहां पहले विपक्ष सवाल करता था सत्ता से, आज सत्ता में जो बैठे लोग हैं वह सवाल करते हैं विपक्ष से। अगर शराब से मर गया तो जो सो जिम्मेवार विपक्ष, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो गया तो जिम्मेवार विपक्ष। अब गिरिराज सिंह वहां पर जो सो संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं तो सवाल विपक्ष से। यह स्थिति हो, इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। जनता के बीच में जाने के लिए
कुछ है नहीं, केवल भाषण और विज्ञापन के अलावा कुछ नहीं है, और न कोई इनकी योजना है। हमारे पास तो मेरा तो खुला किताब है। तेजस्वी जी, ने जो सौरभ दुबे 17 कुछ कहना महीने- चाहते हैं। सौरभ दुबे, आप 17 कुछ महीने कहना में जो चाहते हैं? उन्होंने किया। देखिए, चित्रंजन जी जो है उनको लग रहा है कि चुनाव अब बिल्कुल आ गए हैं, तो उनको लग रहा है मैं चुनावी मंच पर हूँ, किसी रैली में खड़ा हूँ, और उनका भाषण बहुत शानदार है, लेकिन वो चुनाव में अच्छा लगता है। वो जो सिंचाई, कमाई और पढ़ाई की बात कर रहे हैं, वो तो जनता तय करेगी ना, वो जनता को तय करने दीजिए। वो तो जनता के मुद्दे हैं भाई। अभी लोकसभा चुनाव हुए चित्रंजन जी, जनता तो जनता ने आपको वोट किया, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जदयू को भी किया। जो यहाँ पर इसका पैमाना है ना कि काम हुआ कि नहीं हुआ, वो सीधा सीधा चुनाव है, और जनता जहां वोट करती है वो काम हुआ कि नहीं हुआ वो जनता को तय करने दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी या आरजेडी जो है वो बड़ी आक्रामक दिखाई दे रही है मुसलमानों को लेकर के, वो लगातार जो है हिंदुत्व को लेकर के, जो अगर हिंदू स्वाभिमान यात्रा, अब बताइए ऋषि जी बैठे हैं, पत्रकार हैं ये, इनको क्या समझते हैं भाई हिंदू स्वाभिमान यात्रा से? क्या हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत जो है कहीं पर कोई मारपीट की जा रही है? क्या कोई इस तरह का उपद्रव फैलाने का प्रयास किया जा रहा है? लगातार ऐसी उपद्रवी यात्राएं निकलती हैं जिसमें लोगों के जुलूस को पत्थर फेंका जाता है। वहां पर ऋषि मिश्रा जी को समस्या नहीं आती, चित्रंजन जी को, लेकिन जहां पर हिंदू स्वाभिमान, हिंदू अपनी यात्रा निकाल रहा है, शांति के साथ निकाल रहा है, एकजुटता के लिए निकाल रहा है, उसमें क्या समस्या होनी चाहिए भाई? भाई समाज के अंदर किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को तो उसका कर्तव्य है कि हम अपने लोगों को जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जोड़ें, उनके बीच में जो है। चलिए, एनडीए की बैठक को लेकर तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। सौरभ दुबे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। चित्रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ऋषि जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और रजनीश सिन्हा, आप पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।